नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता गहलोत, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एमए उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हम जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी के अंतिम सर्ग अर्थात पाठ्यक्रम में वर्णित अंतिम सर्ग इड़ा के महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या कर रहे थे। इसी क्रम में आइए देखते हैं इड़ा सर्ग की कुछ और पद्यांशों की व्याख्या। प्राची में फैला मधुर राग, जिसके मंडल में एक कमल खिल उठा सुनहला भर पराग, जिसके परिमल से व्याकुल हो श्यामल कलरव सब उठे जाग, आलोक रश्मि से बुने उषा अंचल में आंदोलन अमंद, करता प्रभात का मधुर पवन सब ओर वितरने को मरंद। प्रस्तुत पद्यांश में कवि जयशंकर प्रसाद ने प्रभात होते ही पूर्व दिशा के लालिमायुक्त सौंदर्य का वर्णन किया है। व्याख्या से पूर्व आइए देखते हैं इसके कुछ कठिन शब्दार्थ। प्राची का अर्थ है पूर्व दिशा, राग यानी अरुणिमा या लालिमा, जिसके मंडल में, मंडल यानी लालिमा के घेरे में, कमल, कमल का अभिप्राय यहाँ पर लक्षणा से है सूर्य, पराग, पराग का अभिप्राय लक्षणा से है पीला प्रकाश, परिमल सुगंध, किंतु लक्षणा से इसका अभिप्राय है सूर्य की किरणें, व्याकुल हो का अभिप्राय है सचेत होकर, जागृत होकर, श्यामल कलरव, हरी भरी डालों पर पक्षियों की सोई हुई मधुर ध्वनि, आलोक रश्मि अर्थात प्रकाश की किरणें, आंदोलन यानी हलचल, अमंद, अमंद यानी तीव्र, अब देखिए इसका अर्थ। प्राची में फैला मधुर राग, प्रभात होते ही पूर्व दिशा में राग यानी लालिमा, मधुर लालिमा फैल गई, जिसके मंडल में एक कमल खिल उठा सुनहला भर प्रकाश, जिसके मंडल से अभिप्राय है कि जिसकी लालिमा के घेरे में अचानक सुनहला भर पराग से अभिप्राय है सुनहरी आभा से परिपूर्ण सूर्योदय हुआ। कमल से यह अभिप्राय लक्षणा से सूर्य से है, जिसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सुनहरी पराग से भरा हुआ एक अरुण कमल पूर्व दिशा में खिल उठा हो, जिसके परिमल से व्याकुल हो श्यामल कलरव सब उठे जाग। सूर्य की किरणों से, परिमल यानी सुगंध अर्थात सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणों से सचेत होकर हरी भरी डालों पर सोए पक्षी भी मधुर वाणी में कलरव करने लगे। श्यामल यानी हरी भरी डालें, कलरव यानी ध्वनि करने लगे, जिन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो पूर्व दिशा में खिले हुए कमल की मधुर गंध से आंदोलित होकर सभी पक्षी उस कमल का गुणगान करते हुए जाग उठे हो। आगे है आलोक रश्मि से उषा, आलोक रश्मि से बुने उषा अंचल में आंदोलन अमंद, और उषा की अरुणिमा यानी उषा की लालिमा से भरा हुआ प्रभात ऐसा जान पड़ता था मानो आलोक रश्मि से बुने उषा अंचल, मानो आलोक की किरणों से बुना हुआ उषा का आंचल हो। आलोक रश्मि मतलब प्रकाश की किरणों से बना हुआ उषा का आंचल हो। उसी सुरम्य वातावरण में प्रभात की शीतल वायु, प्रभात करता मधार, प्रभात का मधुर पवन, प्रभात की शीतल वायु सर्वत्र फूलों की मधुर गंध का वितरण करने के लिए तीव्र गति से हलचल मचा रही थी। आंदोलन यानी हलचल, अमंद यानी तीव्र गति से। फिर से देखिए कि उसी सुंदर वातावरण में प्रभात की मधुर यानी शीतल वायु सर्वत्र
फूलों की मधुर गंध को वितरण करने के लिए तीव्र गति से हलचल मचा रही थी। सब ओर वितरने को मरंद उस रम्य फलक पर नवल चित्र से प्रकट हुई बाला, वह नयन महोत्सव की प्रतीक, अम्लान नलिन की नवमाला, सुषमा का मंडल सुस्मित सा, बिखरता संस्कृति पर सुराग, सोया जीवन का तम विराग। सब ओर वितरने को मरंद, ये तो हो गया अपना मरंद यानी मकरंद या पुष्परस। रम्य फलक से अभिप्राय सुंदर चित्रपट। बाला यानी युवती, नयन महोत्सव की प्रतीक है, नयनों को सुंदर लगने वाली किसी महान उत्सव की प्रतिमूर्ति। अम्लान नलिन मतलब विकसित कमल, खिले हुए फूलों कमल। सुषमा का मंडल से अभिप्राय सौंदर्यपूर्ण मुख। सुस्मित का अभिप्राय सुंदर मुस्कान से युक्त। संस्कृति संसार। सुराग यानी मधुर राग और सोया मतलब निद्रित। जीवन का तम विराग से प्राय जीवन का अंधकार रूपी वैराग्य। अब इसका देखिए, उस रम्य फलक पर नवल चित्र सी, पूर्व दिशा में उसी सुंदर रम्य फलक यानी उसी सुंदर चित्रपट पर सहसा एक नवीन चित्र के समान एक सुंदर युवती प्रकट हुई। वह नयन महोत्सव की प्रतीक, जो नेत्रों को अत्यधिक सुंदर लगने वाले किसी महोत्सव की प्रतिमूर्ति जान पड़ती थी और अपने अम्लान नलिन की नवमाला और अपने खिले हुए कमल के फूलों की नवीन माला के समान जान पड़ती थी। अम्लान नलिन मतलब खिले हुए कमल, नवमाला यानी नई माला, फूले हुए कमलों की नई माला के समान जान पड़ती थी। उसके अतुलित सौंदर्य से सुशोभित बिखरता सुषमा का मंडल सुस्मित सा, सुषमा का मंडल मतलब सौंदर्यपूर्ण मुख, उसके अतुलित सौंदर्य से युक्त मुखमंडल पर सुस्मित सुंदर मुस्कान छाई हुई थी और वह मुस्कान से भरा हुआ मुख बिखरता संस्कृति पर सुराग, सारे संसार पर सुराग अर्थात मधुर प्रेम की वर्षा कर रहा था। जिस तरह सोया जीवन का तम विराग, जिस तरह प्रभात कालीन प्रकाश में संसार का संपूर्ण अंधकार सो जाता है, तिरोहित हो जाता है, उसी तरह उस सुंदर बाला अर्थात ईड़ा के अवतीर्ण होते ही मनु के जीवन की संपूर्ण वैराग्य भावना भी तिरोहित हो गई या लुप्त हो गई। अब हम देखते हैं इसका विशेष में हम देखेंगे कि कवि ने प्रभातकालीन अनुपम छटा तथा नवयुवती ईड़ा दोनों के अत्यंत मर्मस्पर्शी चित्र अंकित किए हैं। कवि ने सूर्य को कमल तथा उसके आलोक और किरणों को क्रमशः प्राण और परिमल कहकर एक अभूतपूर्व कल्पना की है। साथ ही सब ओर फैले हुए सुनहरे आलोक को उषा का आंचल कहकर अपनी सूक्ष्म निरीक्षणता का परिचय दिया है। इसी तरह ईड़ा के सौंदर्य का वर्णन भी अत्यंत सूक्ष्म और व्यंजना प्रधान है। कवि ने उसे नयन महोत्सव की प्रतीक, अम्लान नलिन की नवमाला आदि कहकर उसके अद्वितीय सौंदर्य की ओर संकेत किया है और मांसल शरीर के सौंदर्य का निरूपण न करके सांकेतिक शैली में उसके अशरीरी सौंदर्य की एक झांकी प्रस्तुत की है। छायावादी कवियों की यह विशेषता है कि वे रीतिकाल की भांति स्थूल सौंदर्य का वर्णन न करके अशरीरी सौंदर्य का ही निरूपण करते हैं। दूसरा बिंदु है, ईड़ा को नयन महोत्सव का प्रतीक कहने से कवि का तात्पर्य यह है कि जिस तरह किसी महान उत्सव को देखते देखते नेत्र तृप्त नहीं होते और वह उत्सव नेत्रों को अत्यंत सुंदर जान पड़ता है, उसी तरह अलौकिक सौंदर्य से युक्त युवती ईड़ा को भी देखते देखते मनु के नेत्रों को तृप्ति नहीं होती थी और वह उसे अति सुंदर प्रतीत होती थी। इसके अतिरिक्त अन्य बिंदु में देखिए, यहाँ कवि ने कमल, परिमल
पराग और कलरव आदि शब्दों के द्वारा पूर्ण विकसित कमल पुष्प के द्वारा प्रभातकालीन सूर्योदय का अत्यंत मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। नवल चित्र और नलिन माला के द्वारा अनुपम सौंदर्य में इड़ा का मनोहर दृश्य बिंब प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त एक अन्य बिंदु है, कमल, विराग तथा परिमल शब्दों में रूपकातिशोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कवि ने उपमेय का प्रयोग न करके केवल उपमान से ही काम चलाया है। श्यामल कलरव में विशेषण प्रिय अलंकार है। नवल चित्रसी में उपमा अलंकार है और नयन महोत्सव की प्रतीक तथा अमलान नलिन की नवमाला में गुण साम्य के आधार पर निरंग रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जिसके परिमल से जाग उठे पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार भी है और तम विराग में रूपक अलंकार है, अंधकार रूपी वैराग्य। अगला पद देखिए। वह विश्व बिखरी अलकें जो तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वल तम, शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल, दो पद्म पलाश चषक से दृग देते अनुराग विराग ढाल, गुंजरित मधुप से मुकुल सदृश वह आनन जिसमें भरा ज्ञान, वह आनन जिसमें भरा गान, वक्षस्थल पर एकत्र धरे संस्कृति के सब विज्ञान ज्ञान। पहले कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। अलके, अलके यानी घुंघराले केस, तर्क जाल यानी तर्क का समूह, शशि खंड का अर्थ है अर्धचंद्र, स्पष्ट भाल यानी स्वच्छ ललाट, पदम पलाश यानी कमल के पत्ते, चषक मधु का प्याला, अनुराग प्रेम और विराग वैराग्य, मधुप भोरा, मुकुल सदृश अध खिले फूल के समान। अगले उसमें देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद ने उस दिव्य बाला इड़ा के सौंदर्य कांड करते हुए कहा है कि उस दिव्य बाला इड़ा की अलकें बिखरी अलकें जो तर्क जाल, अलकें तर्क के समूह के समान बिखरी हुई थी। अर्थात जिस तरह से कोई विद्वान अपनी किसी बात को सिद्ध करने के लिए तर्क पर तर्क देता जाता है और प्रतिपक्षी को अपनी बातों में उलझाता जाता है, ठीक उसी प्रकार से इड़ा की अलकें भी चारों ओर बिखर कर देखने वालों को अर्थात मनु को उलझन में डालने वाली थी। वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल, तथा इड़ा का ललाट अत्यंत उज्ज्वलता मतलब अत्यंत उज्ज्वल, उन्नत एवं तेजपूर्ण था, जो संसार के मुकुट के समान शोभा देने वाले अर्धचंद्र के समान प्रतीत हो रहा था। शशिखंड यानी अर्धचंद्र, स्पष्ट भाल यानी स्वच्छ तेज युक्त। उसके दोनों नेत्र दो पद्म पलाश चषक से दृग, उसके दोनों नेत्र कमल के पत्तों से बने हुए दो मधु प्यालों के समान दिखाई देते थे और जिस तरह मधु के प्यालों से मदिरा छलकती है, उसी तरह इड़ा के दोनों नेत्रों से अनुराग और विराग यानी प्रेम और वैराग्य छलक रहे थे। गुंजरित मधुप से मुकुल सदृश वह आनन जिसमें भरा गान, और इड़ा का मुख, मुकुल यानी अध खिला फूल, इड़ा का मुख अध खिले फूल के समान था और गुंजरित मधुप और उसके मुख से निकलने वाली मधुर आवाज़ भोरों की गूंज के समान थी। उस मधुर आवाज़ से युक्त इड़ा का वह सुंदर मुख गूंजते हुए भोरों सहित अध खुले फूल के समान जान पड़ता था। उसके उन्नत वक्षस्थल को देखकर
ऐसा जान पड़ता था मानो वह अपने हृदय में संस्कृति के सब विज्ञान यानी संपूर्ण भौतिक विज्ञान और ज्ञान यानी आध्यात्मिक ज्ञान कि उसके उन्नत वक्षस्थल को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो कि वह अपने हृदय में संसार के संपूर्ण भौतिक विज्ञान एवं आध्यात्मिक ज्ञान को एकत्रित किए हुए है। था एक हाथ में कर्म कलश वसुधा जीवन रस सार लिए, दूसरा विचारों के नभ को था मधुर अभय अवलंब दिए। त्रिवली थी त्रिगुण तरंगमयी, आलोक वसन लिपटा अराल, चरणों में थी गति भरी ताल। शाब्दिक कर देखिए। कलश यानी पात्र, दूसरा हाथ अवलंब यानी सहारा। त्रिवली का अर्थ है उदर पर स्थित तीन रेखाएं और त्रिगुण का अभिप्राय है सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। आलोक वसन से अभिप्राय है उज्ज्वल श्वेत वस्त्र। अराल यानी टेढ़ा या तिरछा और ताल यानी नृत्य या संगीत में समय और गति का परिणाम ही ताल कहलाता है। अब देखिए आगे कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि उसके एक हाथ में कर्म का घड़ा या कर्म का पात्र था जिसमें वसुधा जीवन रस सार लिए, जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए जीवन के आनंद का सार भरा हुआ था। अर्थात वह अपने एक हाथ से कर्म की प्रेरणा दे रही थी जिससे कि धरती के सभी प्राणियों को जीवन में आनंद की प्राप्ति हो सकती है। और दूसरा विचारों के नभ को मधुर अभय अवलंब दिए, और उसका दूसरा हाथ विचारों के नभ को, विचारों के आकाश को मधुर अभय, मधुरता और अभय यानी निर्भरता के साथ सहारा दे रहा था। अर्थात इड़ा के दूसरे हाथ से यह संकेत मिल रहा था कि वो गूढ़ से गूढ़ विचारों को भी बड़ी ही मधुरता और निर्भीकता के साथ कार्य रूप में परिणित कर सकती है। अगला त्रिवली थी त्रिगुण तरंगमयी, और इड़ा के उधर पर नाभि के समीप तीन रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थी जो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की तीन लहरों जैसी जान पड़ती थी। अथवा इन तीन रेखाओं से इड़ा के सौंदर्य के साथ साथ यह भी प्रतीत होता था कि इड़ा त्रिगुणमयी भी है। आलोक वसन लिपटा अराल, इड़ा ने एक उज्ज्वल एवं श्वेत वस्त्र, आलोक वसन यानी उज्ज्वल वस्त्र और अराल यानी तिरछा और टेढ़ा करके अपने शरीर पर धारण किया हुआ था। और चरणों में थी गति भरी ताल, जिस तरह नाचने वाले के चरण ताल के अनुसार आगे बढ़ते हैं उसी तरह से इड़ा के चरण भी अपने विचारों के अनुकूल ही सदैव आगे बढ़ते थे। इसीलिए उसके चरणों में विचारों के ताल से भरी हुई गति विद्यमान थी। विशेष में देखिए यहाँ कवि ने इड़ा को बुद्धि का प्रतीक मानकर उसे एक ऐसी नारी के रूप में चित्रित किया है जो बौद्धिक धरातल पर उन्नति प्राप्त सभ्यता की प्रेरक शक्ति है तथा जिसमें वैज्ञानिक युग के प्रवर्तन की अपूर्व शक्ति विद्यमान है। कवि ने इड़ा के नक्श का वर्णन नवीन पद्धति के अनुसार किया है जिसमें शरीर के संपूर्ण का उल्लेख भी हो गया है और उसके साथ ही सभी गुणों का भी निरूपण हो गया है। तीसरा है तर्क जाल के द्वारा बिखरी अलकों का बिंब, शशि खंड के द्वारा मस्तक का बिंब, पलाश के द्वारा नेत्रों का बिंब और मुकुल के द्वारा यानी अध खिले फूल के द्वारा मुख का बिंब, तीन तरंगों के द्वारा पेट की तीन रेखाओं का बिंब और आलोक के द्वारा श्वेत वस्त्र का मर्मस्पर्शी बिंब अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त जो तर्क जाल विश्व मुकुट सा, शशि खंड सदृश, चषक से द्रग और मुकुल सदृश आदि पदों में
गुण एवं प्रभाव साम्य के आधार पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। कर्म कलश और विचारों के नभ में रूपक अलंकार है। त्रिवलिति त्रिगुण तरंगमयी में निरंग रूपक अलंकार है। इसके अतिरिक्त इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी द्रष्टव्य है। आलोक वसन पद में से आलोक शब्द में लक्षणा है, क्योंकि यहाँ आलोक शब्द अपने प्रसिद्ध अर्थ प्रकाश को छोड़कर अपने लक्ष्यार्थ श्वेत या उज्ज्वल को सूचित कर रहा है, और यह पद भी उसके ज्ञान संपन्न होने का प्रतीक है। चरणों में थी गति भरी ताल। गति और ताल दोनों शब्दों का संबंध संगीत से है। यहाँ इन शब्दों के रखने से कवि का अभिप्राय यह है कि जिस तरह नृत्य में ताल के साथ नाचने वाले के चरण आगे बढ़ते हैं, उसी तरह इड़ा भी अपने विचारों के अनुकूल ही सदैव अपने कदम बढ़ाती थी। इस प्रकार से इस संपूर्ण पद में इड़ा को एक बुद्धि की प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद। अपने अगले व्याख्यान में हम इसके कुछ और महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या लेकर उपस्थित होंगे।